बहुत पुरानी बात है। बहारस्तान नामक एक देश की एक छोटी सी बस्ती में नसीब बख्ता नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर शाम को उन्हें अपने गधे पर लाद कर शहर में बेचने जाया करता। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता। इसी बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक था। बस्ती के लोग इस शेर से बहुत परेशान थे। वह आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी पकड़ से बच निकलता। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने रात के समय बाहर निकलना ही बंद कर दिया। नसीब बख्ता इन सब से बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता। वह सुबह उठता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता और बर्तन बनाता, फिर उन्हें धूप में सुखाता और भट्टी में पकाता। इस मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वह शाम के समय शहर में बेचने जाता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह शहर से वापस लौटा। दिन भर की मेहनत से थक चुका था। आमतौर पर वह अपने गधे को अस्तबल में बांधता था, लेकिन उस दिन थकावट इतनी थी कि उसने उसे घर के आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने चला गया। उधर जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस समय अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वह भी डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वह खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी बहुत समय से वीरान पड़ी थी। शेर ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वह तुरंत झोंपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर तेज बारिश की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे अचानक ध्यान आया कि उसका गधा तो बाहर पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। वह फौरन उठकर बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उससे वह हैरान रह गया। गधा वहां नहीं था, केवल उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी थी। कुम्हार घबरा गया। उसने सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर तुड़वाकर बारिश से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहां? जरूर किसी झोंपड़ी में जाकर छुप गया होगा। यह सोचकर कुम्हार बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान झोंपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोंपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ था। कुम्हार खुशी से चिल्लाया, मिल गया मेरा गधा। अडियल यहां मजे से पड़ा सो रहा है और मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल वह गधा नहीं, बल्कि वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोंपड़ी में पनाह ली थी। लेकिन अंधेरे की वजह से कुम्हार नसीब बख्ता अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस न कर सका। वह गुस्से में भरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने शेर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि यह गधा रास्ते में कहीं भाग न जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं? कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में झर मिलाकर खिला दूंगा। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसकी तो जान ही सूख गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसके हुक्म की नाफरमानी की तो यह सच में मुझे मार डालेगा। उसके लिए अब सबसे सही यही था कि वह चुपचाप इसकी बात माने। घनघोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और कड़ाकेदार बिजली चमक रही थी। ऐसे में शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए अंदर ही अंदर खौफ में डूबा हुआ था। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? उसे अपनी गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बहुत मजबूत महसूस हो रहा था, लेकिन डर के कारण उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह जंगल के किनारे बसी झोंपड़ी के पास पहुंचा। कुम्हार ने उसे घर के अंदर खींचा और आंगन में एक पेड़ से जंजीर के साथ कसकर बांध दिया।
आधी रात का वक्त था, ठंड बढ़ गई थी और कुम्हार बहुत थक चुका था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वे कुम्हार नसीब बख्ता के घर के पास से गुजरे तो अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां एक कदम आगे वही खूंखार शेर जंजीर से बंधा हुआ बैठा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों तक वे यकीन ही नहीं कर पाए कि यह वही शेर था जिसने बस्ती में तबाही मचा रखी थी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो वही खूंखार शेर है, और इसे बांधा किसने? कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुम्हार नसीब बख्ता ने जिंदा शेर को पकड़ लिया। गांव वालों ने नसीब बख्ता की बहादुरी की खूब तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह वही शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियां और भैंसें खा ली थीं। अब उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। कुम्हार खुद भी यह समझ नहीं पा रहा था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिसे वह अपना गधा समझ रहा था वह दरअसल वही खूंखार शेर था। इसी दौरान बहारस्तान का बादशाह दारा गुल बहुत चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी देश दागिस्तान का राजा औरंगशुजा बहुत ताकतवर था और वह बहारस्तान के कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी और आए दिन दागिस्तान की सेना हमले कर रही थी। बादशाह दारा गुल जानता था कि उसकी सेना बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज संख्या में कई गुना ज्यादा थी। उसे किसी ऐसे वीर सेनापति की तलाश थी जो उसकी सेना की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाए। इसलिए उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। वे सब सलाह मशविरा करने लगे कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। इसी बीच उसके एक वजीर फतेह जंग को अचानक कुछ याद आया। वह जोश से खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, हमें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मुल्क में ही एक ऐसा बहादुर इंसान मौजूद है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दिया है। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? फतेह जंग बोला, जहां पनाह, वह और कोई नहीं बल्कि कुम्हार नसीब बख्ता है। यह वही शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया है। ऐसा बहादुर इंसान हमारी फौज की सही तरह से कमान संभाल सकता है और हमें जीत दिला सकता है। बादशाह दारा गुल ने तुरंत एक संदेश वाहक को नसीब बख्ता के घर भेजा। जब नसीब बख्ता को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है तो वह हैरान रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, लेकिन आदेश को टालना भी संभव नहीं था। वह अनमने मन से तैयार होकर शाही महल पहुंचा। महल में बादशाह ने उसका शानदार स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर आदेश दिया कि वह अगले दिन फिर दरबार में हाजिर हो। नसीब बख्ता के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहां मैं एक साधारण कुम्हार और कहां एक सेनापति बनने जा रहा हूं। यह सब उस गधे की वजह से हुआ जो शेर बन बैठा। आखिरकार साधारण और अनपढ़ नसीब बख्ता को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने न कभी तलवार चलाई थी और न कभी घुड़सवारी की थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, गुस्से में शेर से बोला, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो मैं आज भी अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मैं सेनापति बना दिया गया हूं, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी बीवी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, शेर को दोष मत दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया। अब हिम्मत मत हारो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। यह तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। नसीब बख्ता सोच में पड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस नई जिम्मेदारी को निभाने के। अगले दिन सेनापति नसीब बख्ता अपनी बीवी के साथ शाही महल पहुंचा। बादशाह दारा गुल उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर उसने आदेश दिया, हमारे पड़ोसी राज्य का शासक औरंगशुजा लगातार हमारी भूमि पर हमले कर रहा है। हालांकि वह हर बार असफल रहता है, लेकिन अब वह युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारी सेना भी तैयार है, लेकिन हमें एक योग्य सेनापति की जरूरत है। कल सुबह शत्रु की सेना हमारे क्षेत्र में घुसने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा
कि वह दोबारा हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। बादशाह दारा गुल ने नसीब बख्ता और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया। वहां एक अस्तबल भी था जिसमें एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन नसीब बख्ता पूरी रात सो नहीं सका। वह परेशान था क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर टिक नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपनी बीवी को जगाया और दोनों अस्तबल पहुंचे। वहां खड़ा घोड़ा वाकई बहुत सुंदर और ताकतवर था। नसीब बख्ता ने चिंता भरे स्वर में कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इस पर सवार कैसे हूं? इस पर उसकी बीवी ने सुझाव दिया, कोई मेज घोड़े के पास रख दो और उस पर चढ़कर इसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करो। नसीब बख्ता ने ऐसा ही किया। वह बड़ी मशक्कत से मेज पर चढ़ा और फिर किसी तरह घोड़े की पीठ पर सवार होने में सफल हो गया। नसीब बख्ता को महसूस हुआ कि जीन बहुत फिसलन भरी है। उसने घबराकर कहा, मेरे दोनों पांव रकाब से कसकर बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी बीवी ने कहीं से एक मजबूत रस्सी ढूंढी और उसके पांवों को रकाब से कसकर बांध दिया। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से गुजारकर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए ताकि नसीब बख्ता का संतुलन न बिगड़े। इसके बाद उसने एक और काम किया, अपने पति की कमर को जीन के साथ अच्छी तरह बांध दिया ताकि वह किसी भी हालत में नीचे न गिरे। नसीब बख्ता ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो ताकि मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं। घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने को बेताब था। इससे पहले कि उसकी बीवी उसके हाथों को भी घोड़े की गर्दन से बांध पाती, घोड़ा अचानक जोर से उछला और बाहर भाग निकला। अब हालात यह थे कि नसीब बख्ता घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। वह सिर्फ रस्सियों की वजह से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घबराकर घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, तूने मुझे एक साधारण इंसान से सेनापति बना दिया। अब मेरी इज्जत और इस राज्य की रक्षा तेरे ही हाथों में है। मैं एक अनपढ़ और कमजोर आदमी हूं, अपनी कृपा से मेरी मदद कर और मेरी जान बचा। काला घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता चला गया। उसने शहर की गलियों में हलचल मचा दी, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए और खुले खेतों की ओर भाग निकला। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसने नदी और कई उबड़-खाबड़ रास्तों को पार कर लिया और नसीब बख्ता रस्सियों के सहारे बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब सेनापति नसीब बख्ता का घोड़ा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था और दुश्मन के शिविरों के करीब पहुंचने लगा। उसे एहसास हो गया था कि घोड़ा सीधे दुश्मन की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही घोड़ा एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा, नसीब बख्ता ने उसकी एक मोटी शाखा पकड़ ली, यह सोचकर कि शायद इससे वह घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने शाखा इतनी जोर से पकड़ी कि वह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के शिविरों के बाहर एक सैनिक यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और रास्ते में आते ही पेड़ों की शाखाएं तोड़ता जा रहा है। वह घबराकर सोचने लगा, यही वह सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था। अब यह हमारी ओर आ रहा है और जिस तरह पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहा है, कहीं हमें भी उसी तरह न तोड़ डाले। उस सैनिक के मन में खौफ बैठ गया। वह चिल्लाने लगा, भागो, अपनी जान बचाओ, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगता है। अगर इसने हमें भी पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसे सेनापति नसीब बख्ता के पीछे पूरी सेना आती दिखी। यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, भागो, जिंदा शेर को पकड़ने वाला सेनापति एक विशाल सेना लेकर हम पर हमला करने आ रहा है। जिस फौज का सिपाह सालार इतना ताकतवर हो, वह हमारा क्या हाल करेगा। यह सुनकर दुश्मन के सैनिक डर से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर भाग खड़े हुए। उनके राजा औरंगशुजा अपने शिविर में बैठा युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सेना अचानक पीछे हट रही है और उसके सैनिक दहशत में भाग रहे हैं, तो वह घबरा गया। युद्ध का पासा पलट चुका था। हार को सामने देखते हुए औरंगशुजा ने शांति की याचना करते हुए एक पत्र लिखा और उसे अपने शिविर में छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने घोड़े पर चढ़ा और अपनी सेना के पीछे पीछे भाग निकला। वह इतना भयभीत था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर सेनापति नसीब बख्ता का घोड़ा
जब दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। नसीब बख्ता ने कांपते हाथों से अपने पैरों को रकाब से निकाला और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि उसे इस हाल में किसी ने नहीं देखा, वरना उसका राज खुल जाता। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दुश्मन का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था, सब भाग चुके थे। अब वह दुश्मन के राजा के शिविर में गया, जहां उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सेनापति नसीब बख्ता पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर अदब से झुकने लगे। सभी उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसे तो अपने बदन की टूट फूट की फिक्र थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी जेब से वह पत्र निकाला और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह पत्र बादशाह दारा गुल तक पहुंचा दो। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, ईश्वर ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। बादशाह को बता देना कि दुश्मन डर कर भाग चुका है और अब दोबारा हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन पत्र में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता। बस ये काम तुम कर दो और अब मुझे सोने दो। मेरा बदन टूटकर चूर चूर हो गया है। इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। इतना कहकर नसीब बख्ता लंबी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और चैन की नींद सो गया। कुम्हार सिपह सालार नसीब बख्ता की पत्नी खत लेकर शाही महल की ओर रवाना हुई। जब बादशाह दारा गुल ने दुश्मन राजा औरंगशुजा का पत्र पढ़ा तो वह बेहद प्रसन्न हुआ और अपने नए सेनापति की खूब प्रशंसा की। उसने कहा, तुम्हारे पति इस समय कहाँ हैं? नसीब बख्ता की पत्नी ने अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, वह बहुत थके हुए हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप हुक्म दें तो मैं उन्हें जगाकर आपकी सेवा में भेज दूं। बादशाह दारा गुल मुस्कुराकर बोला, नहीं, उसे अब जगाने की जरूरत नहीं, उसे आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे उचित इनाम से नवाजेंगे। नसीब बख्ता की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहां पनाह। और वह वहां से चली गई। अगली सुबह सिपह सालार नसीब बख्ता पैदल ही अपने घर से शाही महल की ओर रवाना हुआ। पूरे शहर में उसका स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। गलियों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। लोग उसकी बहादुरी के चर्चे कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखो हमारे सिपह सालार कितने सादे इंसान हैं। घोड़े पर सवार होने की बजाय वह पैदल ही शाही महल जा रहे हैं। दूसरा बोला, यह हीरो है हमारा, जिसने अकेले ही दुश्मन को मार भगाया। जब नसीब बख्ता शाही महल पहुंचा तो बादशाह दारा गुल ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने पास बिठाया। वे दोनों कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद बादशाह ने नसीब बख्ता को ढेरों इनामों से नवाजा। अब देश में अमन चैन कायम हो गया। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन राजा औरंगशुजा ने दोबारा कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह एक साधारण कहार नसीब बख्ता अपनी किस्मत से सिपह सालार बनकर अमर हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।